हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श गुपावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है विद्वेषपूर्ण अभियोजन पर। टोट का ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देख लेते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है और इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन किसे कहते हैं? विद्वेषपूर्ण अभियोजन से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक होता है। जब उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वो व्यक्ति को ये हक है कि वो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। परंतु इस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जो वाद दायर करे वो सद्भावना पूर्वक हो या ऐसी स्थिति में हो जहां उस व्यक्ति का पूर्ण दोष हो। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर इस अंदेशे से या इस आशय से वाद दायर करता है कि इसकी जो है बदनामी कर दी जाए, इसकी रेपुटेशन कम कर दी जाए या इसका कोई नुकसान कर दिया जाए, इसे थोड़ा परेशान कर दिया जाए, इस आशय से अगर कोई वाद दायर करता है तो वो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन की परिभाषा है किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध विद्वेष भाव से प्रेरित होकर बिना किसी युक्तियुक्त अथवा न्यायसम्मत आधार के असफल अभियोजन चलाना। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर विद्वेष भाव से बिना बिना किसी युक्तियुक्त अथवा न्यायसम्मत आधार के, युक्तियुक्त या न्यायसम्मत आधार मतलब कि सद्भावना से नहीं चला करके बिना किसी कारण के अकारण ही किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अभियोजन चलाना, ये है इसकी ओवरऑल बात। अब सबसे पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या, एक एग्जाम्पल से लेकर के हम समझ लेते हैं। ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों की, ये दोनों व्यक्ति सुनार है, इनकी सोने का काम करने की दुकान है। दोनों व्यक्ति की दुकान आसपास है। अब ए व्यक्ति की दुकान अच्छी चलती है और बी व्यक्ति की दुकान थोड़ी कम चलती है ए व्यक्ति की तुलना में। तो बी व्यक्ति इससे जलन के कारण, इससे विद्वेष के कारण बी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ए व्यक्ति के ऊपर एक झूठा केस कर लेता हूं जिसके कारण से ए व्यक्ति की बदनामी होगी और इसके ग्राहक टूट जाएंगे। तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर इस बात का केस कर देता है कि ए व्यक्ति जो सोने की चीजें बेचता है, जो सोने के कंगन और सोने का सामान बेचता है, उसमें मिलावट करता है, उसमें मिलावट करता है, कोई और धातु मिला देता है और इसका सोना जो है वो प्योर नहीं है, जबकि मेरा सोना प्योर है। ऐसा ऐसा प्योर सोना नहीं होने का इसके ऊपर कोई केस कर देता है। इसकी केस करने पर जब ये केस न्यायालय में चलता है और न्यायालय इसकी जांच करता है और जांच में ए व्यक्ति जो है दोषी नहीं पाया जाता, निर्दोष पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के निर्णय के बाद ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति के ऊपर उल्टा केस कर सकता है इस बात का कि बी व्यक्ति ने मेरे ऊपर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का चलाया था और इसने मुझे बदनामी करने की कोशिश की। इस जब बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति के ऊपर केस किया कि ये झूठा सोना बेचता है या गलत धातु मिला करके सोने को बेचता है, तो ऐसी स्थिति में बी को वकील करना पड़ा जिसकी फीस देनी पड़ी और इसके ग्राहकों में इसका जो है इस इसकी जो पहले से ही साख बनी हुई थी वो कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों चीजों के लिए वो बी व्यक्ति के ऊपर पुनः केस कर सकता है। तो ये हो गया विद्वेषपूर्ण अभियोजन। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के कुछ आवश्यक तत्वों को हम देख लेते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का पहला आवश्यक तथ्य है प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाना। यानी कि पहले बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति के ऊपर जो है केस किया था कि ये झूठा सोना बेचता है। वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाना आवश्यक है। सिर्फ पुलिस की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई के आधार पर जो है विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। इसका एक केस है नगेंद्र नाथ वर्सेस बसंती लाल। इसमें बसंती लाल की घर से चोरी हो गई थी। बसंती लाल को नगेंद्र नाथ पर शक था तो इसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस नगेंद्र नाथ के पास आई, इससे पूछताछ की और इससे तलाशी ली और इसने पुलिस ने जो है रिपोर्ट न्यायालय को पेश की। न्यायालय ने उस रिपोर्ट को देखा और नगेंद्र नाथ को दोष मुक्त सिद्ध किया। उन्होंने इसे दोषी नहीं ठहराया। नगेंद्र नाथ जब दोषी नहीं ठहरा तो नगेंद्र नाथ ने पुनः बसंती दास के ऊपर केस किया। केस क्या किया कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन का केस किया कि इसने मुझ पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया था। तो कोर्ट ने यह कहा कि वही केस के आधार पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन का केस हो सकता है जो कि सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया या फिर कोर्ट में दांडिक प्रकृति का अभियोजन चलाया गया हो। केवल पुलिस ने अगर जांच की है तो
उसके विरुद्ध कोई विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। यानी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा केस किया था जो दांडिक प्रकृति का केस था और उसमें बी व्यक्ति झूठा साबित हो गया तो केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर बी व्यक्ति झूठा साबित नहीं हुआ है तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर पुनः उल्टा केस कर सकता है कि मेरे को जो है विद्वेषपूर्ण अभियोजन के अंदर रखा गया था, विद्वेषपूर्ण अभियोजन किया गया था। दूसरा एक कैसे दूसरा तत्व है ऐसे अभियोजन के लिए अभियुक्त एवं सभ्य आधार नहीं होना, यानी कि युक्तियुक्त एवं सभ्य आधार नहीं होना। अगर जब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर केस किया है तो बी व्यक्ति के ऊपर केस करने का ए व्यक्ति के पास कोई आधार ही नहीं था, इसके पास कोई ऐसी ठोस सबूत नहीं था या कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसा कोई तथ्य नहीं था जिसके कारण कि यह लगे कि जो गलत कार्य किया या जो अपकृत्य किया है वो बी व्यक्ति ने किया है। तो ऐसे कोई आधार नहीं होने पर भी अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति के ऊपर केस करता है तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद ला सकता है। अगर उसके पास आधार है और आधार होने के बाद न्यायालय बी व्यक्ति को दोषी भी ठहरा देता है तो बी व्यक्ति दोषी ठहरने के बाद ए व्यक्ति के ऊपर पुनः विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद नहीं ला सकता। इसका एक केस है ब्राउन वर्सेस हॉक्स। इस केस में भी न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि केवल उसी समय विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद लाया जा सकता है जब वो युक्तियुक्त एवं सभ्य आधार के आधार पर नहीं किया गया हो। बिना स्पष्ट या आधारहीन किसी बात को लेकर के बिना स्पष्टीकरण नहीं हो किसी बात का और आधारहीन बात पर भी कोई केस कर दिया जाता है तो ही उसके खिलाफ विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अभियोजन का विद्वेष भाव से प्रेरित होना। अभियोजन का विद्वेष भाव से प्रेरित होने से मतलब किसी व्यक्ति का ए व्यक्ति का बी व्यक्ति के प्रति किसी न किसी प्रकार से कोई झगड़ा था, जैसे कि यहाँ दोनों की सेम दुकानें थी और ए व्यक्ति की दुकान अच्छी चलने की वजह से बी व्यक्ति ए व्यक्ति से थोड़ी जलन रखता था। इसी तरह से ऐसी कोई बात हो जिससे कि ये साबित हो सके कि इन दोनों व्यक्तियों का कोई पर्सनल मामला था और इसने ये केस जानबूझ करके किया है, इसे नीचा दिखाने के लिए, इसकी साख को कम करने के लिए केस किया है। जब ऐसी कोई बात होगी तो ही विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया जा सकेगा। फोर्थ पॉइंट है अभियोजन का असफल रहना। अभियोजन का असफल रहना यानी ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर केस किया, कोई भी केस किया, केस करने के बाद बी व्यक्ति को न्यायालय ने अगर दोष सिद्ध ठहरा दिया, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर ये केस किया कि बी व्यक्ति ने मेरे घर पे चोरी की। न्यायालय में जब ये केस चला तो न्यायालय ने बी व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया। तो बी व्यक्ति को निर्दोष अगर साबित किया है तो बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर ये केस कर सकता है कि भाई ए व्यक्ति ने जानबूझकर मुझ पर ये केस किया था, मेरी साख को कम करने के लिए ये केस किया था, ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन था। लेकिन अगर न्यायालय बी व्यक्ति को दोष सिद्ध साबित कर देती है और इसे चोरी का इंजाम साबित हो जाता है तो ऐसा इंजाम साबित हो जाने के बाद बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चला सकता। यानी कि जब सामने वाला व्यक्ति अगर विद्वेष भाव से प्रेरित होकर के केस कर रहा है और अभियोजन जो है असफल रह रहा है, यानी कि न्यायालय उसे निर्दोष साबित कर रहा है, तो ही विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया जा सकता है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है कि ऐसे अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षतिकारित होना। यानी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के ऊपर जब केस किया तो बी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि हुई हो। हानि किस प्रकार से? हानि शारीरिक हो सकती है, हानि संपत्ति की हो सकती है और हानि प्रतिष्ठा की भी हो सकती है। यानी कि इन तीनों में से किसी भी प्रकार की हानि अगर दूसरे व्यक्ति को हुई है एक व्यक्ति के केस करने पर तो वो व्यक्ति जो है पुनः उस व्यक्ति पर विद्वेषपूर्ण अभियोजन चला सकता है। इन चीजों को हम एक बार वापस समझ लेते हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाना, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर पहले केस किया, जो केस कौन सी प्रकृति का था? दांडिक प्रकृति का था। वैसा केस चलाया गया है और उस केस में वो निर्दोष साबित हुआ है। सेकंड, ऐसे अभियोजन के लिए अभियुक्त युक्तियुक्त एवं सभ्य आधार नहीं था। ऐसा कोई आधार नहीं था जिसके आधार पर कि उसके ऊपर केस चलाया जाए। उसके पास कोई सबूत नहीं थे, ठोस सबूत नहीं थे, बिना अकारण स्पष्ट कारण के या स्पष्ट आधार के बिना ही केस कर दिया गया हो। और अभियोजन का विद्वेष भाव से प्रेरित होना, यानी कि किसी जलन के कारण, किसी पर्सनल दुश्मनी के कारण ऐसा कोई केस किया गया हो। या अभियोजन का असफल रहना।
अभियोजन जो है असफल रहा हो, दूसरा व्यक्ति जो निर्दोष साबित कर दिया गया हो, तो ही विद्वेषपूर्ण अभियोजन हो सकता है। अगर उसे दोष सिद्ध हो गया है तो वो विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं चला सकता। और फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति कारित होना। क्षति कौन कौन सी हो सकती है? शारीरिक संपत्ति की भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और प्रतिष्ठा की क्षति भी हो सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसे लगा। ये काफी छोटा वीडियो था और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं।